हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री बुक अतीत से वर्तमान भाग फर्स्ट है। और इसमें जो है दोस्तों बीपीएससी टीचर के लिए यह क्लास होगी, जिसमें नियोजित शिक्षक, क्योंकि यहाँ से जो है हर प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो हम यहाँ पे अध्ययन आज करेंगे अतीत से वर्तमान तक भाग फर्स्ट का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये क्लास जो होगी बहुत लाभदायक होगी, ठीक है, और आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे। देखिए दोस्तों, क्लास जो बनाया गया है वह एग्ज़ाम की एकदम बिल्कुल पर्पस से कराया गया है और एक किताब का पूरा निचोड़ है। मतलब इस किताब को आप ये पढ़िए और किताब को पढ़िए, आपको फ़र्क तुरंत नज़र आ जाएगा। देखिए, हम चलते हैं यहाँ पे क्लास 6 की एससीईआरटी की बुक है, जिसमें अतीत से वर्तमान तक का हम अध्ययन करेंगे। और इस अतीत से वर्तमान वाले सिचुएशन में देखा जाए तो अध्याय फर्स्ट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम पॉइंट नहीं है, ठीक ना। एग्ज़ाम पॉइंट जो है इसमें से एक है ही नहीं है। तो हम अध्याय 2 से स्टार्ट करते हैं, क्या, कब और कैसे। देखिए, इतिहास की बात कर लेंगे तो इतिहास को 3 भागों में देखा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये 3 हमारे इतिहास हैं। प्राचीन इतिहास क्या है? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास क्या होता था? मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन इतिहास में जो है पुरानी परंपराओं के अनुसार यदि देखा जाए तो हमें मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें क्या होती है? कई स्रोत से पता होती है। कई स्रोत से क्या होती है कि कहीं घर से पता चलेगा, तो कहीं जो है उनके अनाजों से पता चलेगा, तो उनके रहन-सहन या उनके लेखन से पता चलेगा। तो ये प्राचीन इतिहासों की जानकारी चलती है। पहला आता है क्या? हमारी पुस्तक से पता चलती है। देखिए, हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि पांडुलिपि क्या होती थी? तो हस्तलिखित जो दस्तावेज होता था उसी को हम पांडुलिपि कहते थे। और पांडुलिपि जो थी वह किस पर लिखी जाती थी? जो हमारे हाथों से लिखे जाते थे वह किससे लिखे जाते थे या किन चीज़ों पर लिखे जाते थे? तो उसको बोलते थे ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बन गए। बना क्वेश्चन क्या है कि पांडुलिपि प्रायः लिखी जाती थी, हाथों से लिखी जाती थी। ये तो क्वेश्चन हो गया। पांडुलिपि जो है किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर। तो देखिए, ताड़पत्र को ही भोजपत्र कहा गया है, इसलिए जो है आपका राइट आंसर जो होगा आपको सोच समझ करके देना होगा। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले और इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन क्या बनेगा कि चंद्रगुप्त के मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले और इस खुदाई में क्या क्या निकले थे? सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। सिक्के किसके द्वारा किए जाते थे? शासक द्वारा, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या होगा कि मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का। दूसरा क्वेश्चन इसे घुमा के पूछेगा कि सिक्कों का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है? मुद्रा शास्त्र में किया जाता है। रेडियो कार्बन विधि, कार्बन 14, रेडियो कार्बन विधि कार्बन 14। यहाँ पे देखिए, कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आधुनिक इजाद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तिथियों का मतलब क्या है? तिथियों का मतलब हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। लेकिन अब मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से तिथि की आकलन की जाती है। तो पूछ सकता है कि किसके जन्म से, ठीक है ना, तिथियों का आकलन किया जाता है या तिथि? तो ईसा मसीह जन्म को सुने वंश, ईसा मसीह, जैसे हम लिखते हैं क्या है? ईसा पूर्व। क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसवी लिखते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, सॉरी, ईसा पूर्व लिखते हैं तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करता है, और ईसा ईसवी की बात होती है तो इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद होता है। अब देखिए, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? पटना में। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? तो पटना में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम कि गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय पॉलीगंज में स्थित है, भरतपुरा में। अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टिभूमि से 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पे आते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है।
दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती बहती है। दक्षिण की पठार जो है कि उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है, ठीक है ना। और नर्मदा और ताप्ती नदी किस बहती है? भ्रंश घाटी से। किस घाटी से? भ्रंश घाटी से। नेक्स्ट आते हैं कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की अलग अलग करती है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले क्षेत्र है। ये दक्षिणी भारत की नदी है। गोदावरी हो गई, ठीक है ना, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेंगे दर्रा क्या होता है। दर्रा तो पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ते होते हैं। जैसे ये पहाड़ी हो गई और ये पहाड़ी हो गई तो इनके बीच से जो निकलता है ये वाला पतला सा रास्ता होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जैसे आते हैं हम खैबर दर्रे की बात करते हैं। खैबर दर्रा कहाँ है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है खैबर दर्रा। आता है बोलन दर्रा, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा जो क्वेटा के जैकोबाद से जोड़ता है। क्वेटा को जैकोबाद से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? तो बोलन दर्रा करता है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का विस्तार किया था। अब महापाषाणी संस्कृति होती क्या थी? देखिए, महापाषाणी संस्कृति से तात्पर्य यह है कि मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, उसी को महापाषाणी संस्कृति कहते हैं। कोल्डिहमा एवं चुपानी मांडो ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण मिला। तो सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहमा मिलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस कहा था, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू, तो हिंदू जो थे, देखिए हिंदू कहने का यहाँ तात्पर्य क्या था कि जैसे यदि हम बात कर लेंगे यहाँ पे, जैसे ये हमारी भारत है, देखिए भारत है, तो कह रहे हैं कि लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा ये है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी कौन थे? ईरानी और यूनान देश के रहने वाले थे। तो जब यहाँ पर आए उन्होंने तो देखा कि यहाँ पे जो है जो सिंधु नदी थी, तो यहाँ पर उस समय जो है सिंधु नदी मतलब भारत के लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो उन्होंने सिंधु को को ह में कन्वर्ट कर दिया। सिंधु से हिंदू बन गए, हिंदू, ठीक है। तो सिंधु को हिंदोस कहे, क्या कहे? हिंदोस। और उसी से अथवा इंडोस कहे, और वहीं से इंडिया और हिंदू शब्द की निकल पड़ी सब। मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था। मगध क्या था? प्रथम बड़ा साम्राज्य था। आते हम चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 क्या है? प्रारंभिक समाज, मतलब शुरू में हमारा समाज कैसा था। मध्य प्रदेश में देखा जाए, भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घींचकर रंग तैयार किया करते थे और बांस के ब्रूश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों ने बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया जाता है। भीमबेटका के गुफाओं में। पैसरा क्या है? पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। पैसरा क्या है? तो पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और यहाँ पर आरंभिक मानव में अत्यधिक पुराने स्थल मिले। यहाँ से यूरोप मतलब फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह के औजार मिले। मतलब देखिए, पैसरा स्थित कहाँ है? तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। जो प्रारंभ मानव रहते थे, ठीक ना, तो पुराने मानव से संबंधित जो स्थल मिले हैं, यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह औजार मिले। यूरोप में भी क्या होगा? औजार मिला था। और पैसरा होता क्या था? तो पैसरा जो होता था वो आवास निर्माण स्थल हुआ करता था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पैसरा क्या था, तो आप बताएंगे कि पैसरा जो होता है वो आवास निर्माण स्थल होता था। पाषाण काल, पाषाण काल मतलब वह काल जिसमें पत्थर का काल से है, ठीक है, और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल में क्या था? लोगों का कार्य क्या था कि शिकार करना, भोजन और आग का आविष्कार हुआ। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। और अस्थायी आवास। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? पूरा पाषाण काल में लोगों का जीवन कैसे बीतता था? शिकार करते थे, शिकार करके और उसी का भोजन करते थे। दूसरा, आग का खोज किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल का आविष्कार हुआ। अस्थायी आवास बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? पूरा पाषाण काल में हुई। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के लोग, देखिए पाषाण काल के लोग के मनोरंजन का साधन क्या था? तो मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास के पिता कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और ये भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों मतलब पत्थरों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।
विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगास कोई अभिलेख है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो बोगास कोई अभिलेख है। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार से मिला है। कहाँ से मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो ये पाया गया कि जो प्रारंभिक मानव के निशान मिले वो बिहार में ही मिले, कि ऐसा पता चलता है कि हम पहला मानव जो था कहीं न कहीं बिहार में ही स्थित था, तो मुंगेर के पैसरा से मिला है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम चैप्टर 4 की तरफ। प्रथम कृषक एवं पशुपालक। खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ी की तलछटी से हुई। ठीक है, यदि हम बात करें खेती की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ईरान और इराक देश से हुई। पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने खेती प्रारंभ किया था। कहाँ? किसने? ईरानियों ने किया था। कहाँ से मिला? देखिए, प्राप्त वस्तु हमें गेहूं, जौ और भेड़ बकरी कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये पूरा स्थल जो था मेहरगढ़ में। कहाँ था? मेहरगढ़ में था। आज कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। चावल, जानवर की हड्डी। चावल और जानवर की जब खुदाई होने लगी तो हमें हड्डी जो प्राचीन समय मिली वो कहाँ से मिली? तो पूरा स्थल जो था वो प्राचीन नाम था कोल्ढिमा, जो आज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास पड़ता है। चावल, जानवर के खुर के निशान मिले, वह मेहरगढ़ से मिले, जो पाकिस्तान वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आते हैं हम गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, बुर्ज होम, जो वर्तमान में स्थिति कहाँ पे है? कश्मीर में है। गेहूं, चना, जौ चिराद में मिला, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में है। चिराद जो है वह बिहार में। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़ इत्यादि जो है ये पैचमपल्ली, और ये कहाँ मिले? आंध्र प्रदेश में। वर्तमान समय कहाँ स्थिति होती है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़, मतलब पाकिस्तान में मेहरगढ़ स्थित जो है वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने, पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि गेहूं, जौ उगाने और पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले जो है हमें कहाँ देखने को मिला था? तो हमें मिला था मेहरगढ़, और मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए। पहले 3 स्तर नवपाषाण काल के, और प्रत्येक स्तर में कृषि उत्पादन और पशु, भेड़, बकरी पालने के साक्ष्य मिले। जितने पुरातत्वविद थे उनको 7 स्तर प्राप्त हुए, और उन 7 स्तरों में पहला 3 स्तर जो बना था नवपाषाण काल में। अब देखिए चिराद की बात कर लेते हैं हम। चिराद की बात करें तो चिराद बिहार, छपरा बिहार अस्थायी सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति थी। यहाँ से 3 स्तर मिले। चिराद जो बिहार में स्थित है यहाँ से 3 स्तर मिले। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी और सींग से बने औजार मिले। यहाँ के घर गोल थे। कैसे थे? चिराद जो बिहार में है यहाँ के घर कैसे थे? तो गोल थे। घरों के चूल्हे एक समूह में मिले। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर और नीले, काले, लाल, धूसर रंग के थे। यहाँ गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य मिले। कहाँ पर? चिराद। ठीक ना? खिलौने भी मिले थे। अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले आदमी ने किसको पालतू बनाया था? किस जानवर को? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। अध्याय 5 पे चलते हैं। प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। नवपाषाण काल के बाद धातु युग प्रारंभ हुआ। कौन सा युग हुआ? धातु युग। क्योंकि पहले धातु तो था नहीं, लेकिन नवपाषाण युग के बाद जो है धातु युग का प्रारंभ होता है। धातु युग में निम्नलिखित नगरों का विकास हुआ, जैसे कोटदीजी, अमरी, सिंध, सरायखेला और जलीलपुर। उत्तरी पंजाब, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और यहाँ पे देखिए पहला धातु तांबा था। पहला धातु जो खोज किया गया वो कौन सा था? तांबा था, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। अब आते हैं भारत में कौन सी सभ्यता थी उस समय? तो हड़प्पा सभ्यता थी। कहाँ थी? हड़प्पा सभ्यता थी भारत में। इराक में मोसोपोटामिया की सभ्यता थी, और चीन में जो थी सांग सभ्यता चल रही थी उस समय। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावेश पेश किया। लेकिन जब नवपाषाण युग आया तो नवपाषाण युग के बाद जो है कई क्षेत्रों में जो है लोग जो है फैलने लगे थे, अपना जाकर के जीवन यापन करने लगे, विस्तार होने लगा। क्योंकि भोजन की तलाश में जब इधर उधर घूमने लगे, जैसे हम लोग जो है आज के डेट में एक आध देखते हैं खाना बदोश वाली जिंदगी को। आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की खोज। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरावस्थल खंडहर का पता चला। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे पता चला? तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो लोग खुदाई करने लगे, तो वहाँ से छोटे छोटे जो है ईंटें निकलने लगे। तो उन ईंटों का जब परीक्षण किया गया पुरातत्वविदों के द्वारा तो पता चला कि यह हड़प्पा पुरास्थल खंडहर का पता चल गया था। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है,
सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा नगर की। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। हड़प्पा के अधिकांश नगर जो थे 2 हिस्सों में विभाजित थे। पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु सुखी संपन्न, दुर्ग ऊँची-ऊँची जगहों में बसा हुआ था। जैसे दुर्ग किला जो बनता जाता था वह जो था कि दुश्मनों से बचने के लिए क्या करते, बहुत ऊंचाइयों पर बनाया करते थे, ठीक है ना, बहुत ऊंचाई जहाँ से वह जो है अपने आने वाले जो है विरोधियों को क्या कर सके, देख सके। पूर्वी हिस्सा परंतु बहुत निचले था। अब देखिए हड़प्पा नगर की स्थिति। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा नगर की स्थिति क्या है। नगर, खोजकर्ता, वर्ष और नदी की तट। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर की स्थिति क्या थी, तो इसकी खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे। और कब किए गए? 1921 में किया गया। किस तट पे? रावी नदी के तट पर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया गया था? 1921 में किया था। किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता खोज हुई थी? तो रावी नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चौहनजोदड़ो, ठीक ना, जितने जोदड़ो वाले चौहनजोदड़ो वाले सब लोग हैं पाकिस्तान वाले हिस्से में। राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में। और यह कहाँ पर खोज हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। उसके बाद आता है कालीबंगा। क्या आता है? कालीबंगा। कालीबंगा देखिए ब्रजवासी लाल ने किया था। ब्रजवासी लाल ने किया था। कब किया था? 1961 में। 1961 में। और ये थे घग्घर नदी के तट पर हुआ था। तो कालीबंगा जो है वह ब्रजवासी लाल ने किया था 1961 में, और घग्घर नदी के किनारे किए थे। आते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए लोथल, लोथल की खोज करता है रंगनाथ राव। 1954 में भोगवा नदी के तट पर हुआ था। धौलवीरा है चौहनोदड़ गोपाल दास मजमूदार सिंधु नदी के तट पर हुआ था। 1931 में हुआ था। आगे यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला। पुरातत्वविदों ने इसे असनागार कहा, ठीक है ना। तो अब देखिए असनागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी थी। तालाब का फर्श तराई गई ईंटों से बना था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तालाब के पास एक कुआं भी मिला। असनागार का पानी इसी कुआं से निकाले गए पानी में जाता था। अब आते हैं कि असनगार के चारों ओर कमरे बने हुए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में से एक समान विशेषता थी। क्या थी? समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचान सुनी थी। किस रूप में? अन्नागार या कोठार के रूप में। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अब पूछ देगा कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो कालीबंगा और लोथल में मिला था, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है। नगरीकरण की शुरुआत। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि नगरीकरण की शुरुआत किस सभ्यता से शुरू हुई थी? तो नगरीकरण की शुरुआत जो हुई थी हड़प्पा सभ्यता के समय से शुरू हुई थी। हड़प्पा क्या? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। हड़प्पा की सभ्यता थी कैसी युगीन थी? तो कांस्य युगीन थी। हड़प्पा जो थी मातृ सत्तात्मक थी। मतलब जैसे आज पितृसत्तात्मक है वैसे मातृसत्तात्मक थी। मतलब माता की बातों को माना जाता था। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के देने। स्वास्तिक का चिन्ह जैसे ये बनता है ऐसे, तो ये स्वास्तिक का चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की दे रहे हैं। हड़प्पा निवासी का रुचि शतरंज खेल में था। हड़प्पा निवासी जो थे वह जो है शतरंज का खेल खेलने में रुचि रखते थे। हड़प्पा के लोग लोहा में से अनुभज्ञ थे। उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि अब हमने देखा कि सबसे पहले खोज जो धातु खोज की गई थी वो तांबा थी, और महिलाएं जो थी तांबे के गहने पहना करती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है लोहे से वो लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त होते। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल था। अब यदि बात कर लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे था, तो मेसोपोटामिया से था। हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, अर्थात प्रकृति पूजक थे। हड़प्पा के लोग इसलिए ताबीज पहनते थे, समझो भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। जैसे मतलब हमको लग रहा है कि हम लोगों का जीवन और हड़प्पा वासियों का जीवन जो था सेम है, क्योंकि हम लोग भी प्रकृति की पूजा करते हैं, कभी कभी ताबीज भी पहनते हैं। साथ ही साथ क्या है कि मृतकों को दफनाते भी हैं एवं जलाते भी हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा निवासियों से हम लोगों की क्या है, बिल्कुल मतलब ये चीज़ें जो है कॉमन दिख रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हड़प्पा की सड़कें और नालियाँ इमारतें कैसे थी? हड़प्पा के नगर प्रायः 1 या 2 मंजिल, कुछ 3 मंजिल होते। प्रत्येक घर में एक आंगन हुआ करता था। मकानों के दरवाजे खिड़कियाँ मुख्यतः सड़कों की बजाय कहाँ पे खुलते थे? गली की तरफ खुला करते थे।
उसके बाद नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ बनी थी। नगरों में सुव्यवस्थित सड़क थी और नालियाँ बनी हुआ करती थी। जल निकासी के लिए नलियों का भी उचित प्रबंध हुआ करता था। गली और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कैसे काटते थे? समकोण पर, ऐसे काटते थे। और देखिए यहाँ पे ऐसे जो है घर बने थे, ऐसे घर बने हुए थे सड़क के किनारे, ऐसे घर बन गया का मान लीजिए, और पानी का निकास कर दिया गया। तो वही कह रहे हैं कि मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्यतः सड़कों की बजाय कहाँ पे खुलती थी? गलियों में खुला करती थी। सड़क पे लोग जो थे नहीं खोला करते थे। ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा के समय आवश्यक कच्चे माल कहाँ-कहाँ से मिलता है। देखिए तांबा, तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी जिले में, खेतड़ी से हमें प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सोना कहाँ मिलती है? तो कर्नाटक के कोलार की खान से मिलती है। चांदी कहाँ मिलती है? तो अफगानिस्तान एवं ईरान से। और फिरोजा मध्य एशिया। समुद्री उत्पाद गुजरात से। लकड़ी जम्मू से। ठीक है। अब यह है कि मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेहुला की चर्चा मिलती है। मेहुला क्या था? तो सिंध क्षेत्र का एक प्राचीन नाम है। सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? मेहुला। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध, लोग व्यापार करते थे उस समय, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार कहाँ करने के लिए जाते थे? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। किससे था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। अब देखिए हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली। तो अब पूछ सकता है कि मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ जो है कहाँ से मिली थी? तो हड़प्पा से मिली थी। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। हड़प्पा के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और मातृ देवी के पूजन का प्रचलन हो गया। एक मुहर पर पुरुष देवता का चित्र मिला, इसका संबंध पशुपति महादेव से स्थापित होता है। मतलब ऐसा उस पे चित्र मिला था एक मुहर पे, और इससे माना गया कि वो पशुपति महादेव से क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। साथ ही साथ देखते हैं हम हड़प्पा से कि एक सिंह वाला गेंडा, कुबड़ वाला सांड और विशेष महत्व था उस समय। हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात के किस में कहाँ बसा है? पश्चिमी कोने में बसा है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। पहला गढ़ीनगर, किलेबंदी थी। मध्यनगर, किलेबंद। और निचला नगर जो था किलेबंद नहीं था। राजकीय, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं, उत्सवों के लिए था। ठीक है ना। लोथल देख लेते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल खंभात की खाड़ी से निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन थे। फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ पे पाई। फारस की खाड़ी की मुहर जो है ये लोथल गुजरात में पाई गई। गुजरात में पाई जाने के कारण देखिए अहमदाबाद, इससे ये पता चला कि जब हम मुहर पा गए तो कहीं ना कहीं पता ये चलता है कि फारस के लोग जो है इस गुजरात तक व्यापार करने के लिए आते थे और अपनी मुहर को क्या कर गए? छोड़ गए। ठीक है। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का साक्ष्य का हम पता लगाते हैं तो हमसे यही पता चलता है कहीं ना कहीं वो इंसान जो है आया होगा, और आने के बाद जो है इसको पता आया होगा और छूटा होगा वस्तु, या यहाँ के लोग जो थे फारस गए होंगे जो वहाँ से उस वस्तु को उठा कर लाए होंगे। तो इससे पता चला कि व्यापार होता था। लोथल से जलीय मार्ग में व्यापार होता था। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का से होने लगा था। दोस्तों ये जो था हमने 5 चैप्टर जो है आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।